हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करता होगा। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का एक और लेक्चर पे जा रहे हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके हमने ABC पार्ट में किया है क्योंकि एक पार्ट बहुत लंबा हो जाता। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल पार्ट है। एल्डोल का यहाँ पे दो लेक्चर पढ़ेंगे, एक एल्डोल एडिशंस, दूसरा एल्डोल कंडेंसेशन। और इसके बाद तुम्हें इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बट इसके 3 पार्ट्स, मतलब ये नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे जो अलग टाइप का होगा, रेट्रो एल्डोल है, उसको देखेंगे। और उसमें कीटोन का भी पढ़ेंगे कि कैसे एल्डोल का रिएक्शन इन्वॉल्व होगा विद द मैकेनिज्म। और फिर थर्ड लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। समझ में आए? जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। देखो, लिखो, ये है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। इसके 2 पार्ट करेंगे। एक ये है एल्डोल एडिशन, ठीक है। और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे जो है स्ट्रेंड्स एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। देखो, अब ये दोनों पार्ट जो एल्डोल है और एल्डोल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन, स्ट्रेंड्स एल्डोल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक कंपाउंड मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। मतलब किसी भी कंपाउंड्स में को एल्डोल में लेके जाओगे तो उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल होना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, स्ट्रेंड्स एल्डोल रिएक्शन हम लोग 2 प्रोसेस से करते हैं। एक वीक बेस के साथ भी करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी करते हैं, ठीक है। वीक बेस में NaOH, KOH वो मैं लिख रहा हूं यहां पे। एक क्या लिख रहा हूं, जो वीक बेस है उसके साथ लेते हैं। अब वीक बेस जैसे तुम्हारा NaOH हो गया, या फिर KOH है, या फिर तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर सोडियम हाइड्राइड है। स्टूडेंट, जब भी वीक बेस लेंगे उसके साथ हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है। देखो, पूरे एनसीईआरटी में तुम पढ़ोगे एल्डोल में तो रिवर्सेबल है। देखो, एल्डोल जब तुम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करते हो, फॉर एग्जांपल हमने चलो वाटर ले लिया, ठीक है। जब तुम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करोगे स्टूडेंट्स, उसके साथ कार्बोनिल कंपाउंड को जब तुम पोलर प्रोटिक में एल्डोल करोगे तो वो रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। मतलब पूरे एल्डोल एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम जो होता है वो कहां पे होगा? देखो, यदि तुम स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी वीक बेस लिया हमने, स्ट्रॉन्ग यदि बेस लेते, मैं रफली यहां पे समझाता हूं। जब तुम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, अभी इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, जब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे लाइक LDA, तो उस कंडीशन में हम लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लेते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है? यानी एल्डोल कंडेंसेशन एक स्ट्रॉन्ग बेस में भी होता है और वो पोलर एप्रोटिक। जब भी तुम पोलर एप्रोटिक लोगे तो उसका इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। क्लियर है? वो हमेशा फॉरवर्ड जाएगा। डन। लेकिन जब तुम वीक बेस लेते हो तो उसका इक्विलिब्रियम जो होता है वो कहां पे होता है? रिएक्टेंट की ओर शिफ्ट होता है, ठीक है। यानी आप जब कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट लोगे तो उसका रिएक्टेंट जो है, उसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो रिएक्टेंट की ओर शिफ्ट होते रहता है, ठीक है। लेकिन एक बार जब डिहाइड्रेशन कर देते हैं तो वो हमेशा प्रोडक्ट की ओर ही जाएगा। क्लियर है? तो एक बात याद रखना कि जब स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं LDA पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है। मतलब यदि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा बहुत ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यदि एक बार तुमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो वो प्रोडक्ट फॉर्म ही होगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये तुमने वीक बेस लिया, वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट तुम्हारा क्या है। यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है बजाय फॉरवर्ड का। क्लियर हो गया? लेकिन एक बार तुमने डिहाइड्रेशन के लिए चला गया तो हमेशा फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा, हमेशा प्रोडक्ट की ओर ही जाएगा। क्लियर है? इसलिए पूरे एल्डोल रिएक्शन तुम पढ़ते हो इक्विलिब्रियम प्रोसेस। डन।
मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोला हमने? यदि स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो पोलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट लेंगे लाइक एलडीए, तो उसमें इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट होता है, क्लियर है, और वो रिवर्सिबल नहीं होगा। डन, यानी एक रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगा। लेकिन यदि वीक बेस लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम में वो रिएक्टेंट की ओर भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट क्या है। जैसे कीटोन है तो वो कीटोन्स रिएक्टेंट की ओर भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग अभी पढ़ेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ यानी वीक बेस के साथ एल्डोल का लॉजिक, ठीक है, और फिर एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। डन। तो अभी स्ट्रॉन्ग बेस को हम डिस्कस नहीं करते हैं, बस थोड़ा समझाने के लिए मैंने बता दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन स्ट्रॉन्ग बेस में भी होता है और स्ट्रॉन्ग बेस में होगा तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी पार्ट्स पे। देखो और बोलोगे कि सर हमेशा मैकेनिज्म के साथ ही एल्डोल रिएक्शन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले ये देख लो कि शॉर्टकट सिंपल स्टेप में, ठीक है, सपोज करो कन्वर्जन करना होगा तो मैकेनिज्म करोगे क्या? नहीं मैम। और हमेशा मैकेनिज्म के साथ नहीं कर सकते। मैकेनिज्म से तुम्हें लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि एल्डोल लास्ट स्टेप नहीं है। एल्डोल के बाद बहुत सारे एजेंट लेके तुम बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग कोई कंपाउंड लो, सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैं बात कर रहा हूं सेल्फ एल्डोल का, सेल्फ एल्डोल का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे दूसरा कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, डन। और हमने क्या किया, ये डाइल्यूट NaOH ले लिया, राइट। तो अब जब इसमें क्या होगा, तो देखो इसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस CH3 ग्रुप को देखना, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, डन। और इसको मैं ऐसे लिख दूं HCH2 C डबल बॉन्ड OH, बोलो ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो ये स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन को यहां पे लेके आ जाओ और ये ग्रुप को यहां पे लेके आ जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये CH3 C OH H CH2 और C डबल बॉन्ड, तो ये तुम्हारा हो गया एल्डोल, डन। तो हमेशा हम मैकेनिज्म के साथ नहीं करेंगे, मैकेनिज्म से बहुत कुछ समझना है अभी। अब यदि कंडेंसेशन करना होगा तो क्या करेंगे, वाटर लेके चले जाएंगे और ये OH और यहां से H निकल जाएगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हो गया, ये पार्ट अपन हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, यानी एल्डोल का ही तो कंडेंसेशन किया है हमने, इसलिए से एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। अब देखो यहां पे यदि डायरेक्टली तुम्हें कंडेंसेशन पे जाना पड़ेगा, मतलब विदाउट एल्डोल डायरेक्टली कंडेंसेशन, तो क्या करोगे, इसी चीज को ऐसे लिख दो, CH3 है, देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड O H लिख दिया। अब इसको देखो कैसे लिखना है, यहां पे इसको लिख दो H2, ठीक है, CH C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इससे क्या किया, OH रिमूव कर दिया, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH लिख दिया। बताओ ये तुम्हारा डायरेक्टली क्या हो गया, कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। तो ये तुम्हें डायरेक्टली कंडेंसेशन करना होगा, ये बना लो, तुम्हें एल्डोल बनाना होगा, ये बनाओ और कंडेंसेशन करके ये कर दो, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है स्टूडेंट्स कि ये दो लॉजिक किस लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है। अब चलते हैं उस लॉजिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्डोल एडिशन देखते हैं, उसका मैकेनिज्म, फिर हम देखेंगे कंडेंसेशन का। अच्छा, हम लोग बेसिक मीडियम से करेंगे, एसिडिक से भी समझाएंगे ताकि तुमको बेसिक और अच्छे से समझ में आ जाए। एल्डोल अभी हम लोग बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल पढ़ेंगे, लेकिन एसिड कैटेलाइज्ड इसलिए पढ़ाऊंगा तो ताकि तुमको बेस कैटेलाइज्ड बहुत अच्छे समझ में आ जाए। देखो तो हम लोग चलते हैं इस पूरे पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल देखते हैं, ठीक है। अब फिर तुमसे पूछूंगा कि एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल और बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल में तुम क्या डिफरेंस निकाल पाते हो, उससे क्या तुम समझ पाते हो कि दोनों का यदि तुमसे लॉजिकली आ जाए इस तरह से, तो तुम क्या, क्योंकि इंटरमीडिएट बहुत आते हैं कि इसमें से कौन सा इंटरमीडिएट करेक्ट है, ठीक है। तो उस तरह से तुम कैसे उसको डील करोगे। देखो तो हम चलते हैं, फर्स्ट क्या है, ये है बेस कैटेलाइज्ड, मतलब ये बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल, बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल करेक्ट है। देखो अब यहां पे चलते हैं हम लोग, फर्स्ट फॉर्म करते हैं क्या, इनोलेट आयन। अच्छा, जो बच्चा का टॉटोमेरिज्म अच्छा होगा वो अच्छे समझ पाएगा, और नहीं होगा तभी समझ जाओगे, बट टॉटोमेरिज्म भी तो है,
क्योंकि इनोलेट फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्या है, इनोलेट फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखो इनोलेट फॉर्मेशन देखिए होगा स्टूडेंट्स, क्या है कि जो तुम्हारे पास CH2 है, CH3 को इसे लिख सकते हैं ना। अब देखो डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब समझना इस चीज को स्टूडेंट, जब भी कोई हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्ट होता है, जब भी कोई कार्बन कार्बोनिल ग्रुप से कनेक्ट होगा तो वो काफी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, मतलब उस कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, काफी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, बेस है, और बेस के अमाउंट बहुत ही कम लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही कम लेते हैं, 10% 20% इस तरह लेते हैं, है ना। तो बेस क्या करेगा, जो OH- तुमने लिए हो वो OH- इस पे अटैक करेगा क्योंकि काफी एसिडिक है ये हाइड्रोजन, अटैक करेगा, अटैक करके क्या निकाल देगा इसको, वाटर तुम्हारा बाहर चला गया, ठीक है। तो अब क्या बन गया ये चीज, या देखो ये बन गया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। देखो इसे इनोलेट आयंस कहते हैं, इनोलेट आयन। इसी को अब ये रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस में क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H। अब तुम जैसे लिखो, चाहे इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे इनोलेट आयन जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है ये इनोलेट आयंस, जो दोनों इनोलेट आयंस है, ये क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर अच्छा ये बताओ कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है तो ऑक्सीजन से भी तो अटैक कर सकता है सेकेंड मॉलिक्यूल्स पे, सेकेंड मॉलिक्यूल जो लिया है हमने उस सेकेंड मॉलिक्यूल्स पे, सेकेंड मॉलिक्यूल्स मतलब तुम्हारा अब ये कंपाउंड है सेकेंड मॉलिक्यूल्स है। अब जरूरत नहीं है स्टूडेंट सेकेंड मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकेंड मॉलिक्यूल्स हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो भी तुम लियो, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फर्स्ट का मतलब जो तुम पहली बार तो फर्स्ट लेते हो उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल लेते हो, तो ये मॉलिक्यूल्स हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब पॉइंट ये आता है कि ऑक्सीजन से भी तो अटैक कर सकता है, कार्बन से जरूरी क्यों है। देखो स्टूडेंट्स, जो तुम पढ़ते हो वीक बेस से एल्डोल, इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कंपाउंड होता है, थर्मोडायनेमिकली होता है कंपाउंड। और जब तुम स्ट्रॉन्ग बेस से लेते हो तो वो काइनेटिकली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनता है, काइनेटिकली प्रोडक्ट बनता है, वो स्टेबल नहीं होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है बट ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। यदि ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराना चले, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं होगा वो रिएक्शन, तो आगे बढ़, इसलिए हम क्या करते हैं कार्बन से, जबकि है ये इनोलेट आयंस है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, लेकिन हम कार्बन से अटैक करवाते हैं इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन से एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये चीज जो पढ़ते हैं ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बनता है, और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एलडीएस पढ़ते हैं वो क्या बनाता है, वो आपको काइनेटिकली प्रोडक्ट बनाता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। अब तुम बोलोगे कि सर अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करो तो क्या, देखो इस रिएक्शन का स्टूडेंट्स एल्डोल का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। क्यों, क्योंकि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट जो तुम रिएक्टेंट लेते हो और न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल देखो कितना हो गया इसका 1 and 1, तो ऑर्डर क्या बोल दोगे इसका, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा बताओ। अब देखो एक मॉलिक्यूल तुमने इनोलेट जनरेट कर दिया जो कि एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स है, तो अब ये इनोलेट आयंस क्या करेगा, जो इनोलेट आयंस है ये इस पे अटैक कर देगा। देखो इनोलेट आयंस इस पे अटैक कर देगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियोफाइल है इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, तो ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव H। एक चीज तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स, क्या देखो एल्डोहल पहला किया उसके लिए एक हाइड्रोजन लॉस हुआ, ठीक है। टोटल हाइड्रोजन काउंट करना कितने हाइड्रोजन लॉस होंगे कंडेंसेशन का, क्योंकि मैं इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुमसे पूछूंगा कि इसमें से कौन सा एल्डोहल जाएगा कौन सा एल्डोहल कंडेंसेशन जाएगा। देखो अब यहां पे क्या करेंगे, अब हम प्रोटोनेशन करेंगे, जैसे HOH है ये इस पे अटैक करेगा और लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो बन जाएगा CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH, देखो एल्डोहल बन गया, ये एल्डोहल बन गया, बोलो ठीक है, ये एल्डोहल बन गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स कंडेंसेशन वाले पार्ट पे, किस वाले पार्ट जिसमें तुम लॉस ऑफ वाटर करते हो, डिहाइड्रेशन करते हो, उस पार्ट पे चलते हैं। तो आई होप तुम्हें एल्डोहल का ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये मैकेनिज्म। अब चलो इसे कंडेंसेशन वाला पार्ट, ठीक है चलो। अब देखो जो कंडेंसेशन वाला पार्ट है उसमें क्या करेंगे, ठीक है। देखो जो कंडेंसेशन वाला पार्ट है उसको देखो, अब तुम थोड़ा सा कैलकुलेट करो इस चीज को कि क्या
और बेस कैटालाइज में क्या डिफरेंस है, तुमसे डिफरेंस पूछूंगा, अब तुम देख लियो तो तुम डिफरेंस जरूर बताओ क्या डिफरेंस होगा। देखो अब हम चलते हैं इसका कंडेंसेशन वाला पार्ट। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम लोग CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH ये पढ़ा है ना, ठीक है। अब ये बताओ इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है इसमें लिखने में, जरा बताना हमको। ये देखो CH3 COH यहाँ पे H है और CH यहाँ पे मैंने H लिख दिया, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, जो बेस है OH माइनस, बेस कहां से, जब तुमने वाटर लिया था याद है, वाटर लेके प्रोटोनेशन करवाए थे पिछला स्टेप में, जो ऑक्सीजन H पे अटैक किया। अब वो बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि काफी एसिडिक हाइड्रोजन है ना, इस पे अटैक कर देगा और अटैक करके वाटर बाहर निकाल देगा। इसे हम लोग डिहाइड्रेशन स्टेप कहते हैं, कंडेंसेशन स्टेप कहते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग लॉजिक क्या है यहाँ पे, जरा देखना, CH3 COH, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे CH नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब तुम एक बात जानते हो स्टूडेंट्स, यदि नेगेटिव चार्ज है, ये OH जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट ये OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद ये बना देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। देख लिया क्या होगा, क्या समझे। अब तुम कभी एक बात बता दो, ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म यहां पे किस मैकेनिज्म का हमने यूज किया है स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सा मैकेनिज्म यूज किया है जानते हो स्टूडेंट्स, यहां पे मैकेनिज्म हमने यूज किया है E1CB, एलिमिनेशंस यूनिमोलिकुलर विद द कंजुगेट बेस। ये है एलिमिनेशंस, देखो ये है एलिमिनेशंस यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस, यहां पे हमने इस मैकेनिज्म का यूज किया। अब इसके E1CB एक टिपिकल रिएक्शन है, E1 और E2 से अलग है, और मैंने इसका वीडियो इसी चैनल पे डाल दिया था जब SN1 SN2 हेलोकेन्स पर आ रहे थे। बट ऐसा नहीं कि E1CB पढ़ोगे तभी जाके कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है। बट तुम्हें MCQ जब आएगा, जेई वाले बच्चे स्पेशली बोल रहे, नीट के लिए है, नीट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वहां पे तुम्हें इस तरह की चीज पूछ सकता है, ठीक है। देखो E1CB एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस होता है। अब देखो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा E1CB है और कौन सा E1 रिएक्शन है। अभी पढ़ाने वाले हैं एसिड कैटालाइज्ड में, जिसमें E1 रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। यहां पे डिहाइड्रेशन होता है E1CB से। देखो जब भी तुम्हारे पास कार्बोकैटायन जनरेट होता है, मतलब कोई कार्बोकैटायन जनरेट होगा, उस कार्बोकैटायन से एक तुम्हारा स्टेबिलिटी आती है, तो वो यूजुअली जनरली सेट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कौन सा, ये तुम्हारे पास C+ यानी कार्बोकैटायन जनरेट होता है और तब तुम्हारी स्टेबिलिटी आती है, तो यूजुअली क्या फॉलो करता है वो सेट जी प्रोडक्ट फॉर्म करता है। सेट जी प्रोडक्ट मतलब मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, ये क्या करता है, ये करता है मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल करता है ना, बोलो ना ऐसे करता है। अब देखो लेकिन यदि तुम्हारे पास C कार्बोएनाइंस है, कौन सा कार्बोएनाइन, तब वो हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, यानी उसकी स्टेबिलिटी हॉफमैन प्रोडक्ट से स्टेबिलिटी आती है, हॉफमैन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी आती है, मतलब तब वो E1CB फॉर्म करता है, और यदि कार्बोकैटायन होता है तो E1 होता है। तो इसलिए ऐसे तुम समझ सकते हो कि ये E1CB है, एक टिपिकल होता है E1 और E2 से डिफरेंट, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया है कंडेंसेशन का लॉजिक क्या है और कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए तुम देख सकते हो कि यहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो है क्या, नहीं है, सिर्फ कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे एसिड कैटालाइज्ड में, समझेंगे जिसे तुम्हें ये चीज और अच्छी समझ में आएगा। तो बेस कैटालाइज्ड में तुमने दो चीज, इस मैकेनिज्म से तुम्हें दो चीज समझ में आया। एक क्या बोलेंगे कि सर कंडेंसेशन में आपने जो लिया है वो E1CB मैकेनिज्म लिया है, फर्स्ट। सेकेंड चीज बोलोगे कि सर इनोलेट आयन जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया है, कौन सा, इनोलेट आयन जो है वो किस पे अटैक किया है, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। और इस पूरे स्टेप्स में 2 हाइड्रोजन लॉस हुआ है, पहला यहाँ फर्स्ट इनोलेट आयंस बनाए थे और सेकंड यहां से,
मतलब इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकला है, ठीक है, समझ आ गई। अब जरा एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल समझो, जिससे तुम्हें ये चीज और क्लियरिटी से समझ में आ जाए और अच्छे समझ में आ जाएगा इस पूरे पार्ट को। देखो, तो अब जो उस पार्ट पे जाते हैं जो एसिड कैटालाइज्ड है, ठीक। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने एसीटोन लिया, ठीक है। अब देखो जो एसीटोन है उसमें क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल का क्या लॉजिक क्लियरिटी समझ में आएगा। देखो ये जो लेते हैं हम इसमें एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है। अब ये है एसिड कैटालाइज्ड, एसिड, ये एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है कि HCl है, एसिड कैटालाइज्ड में HCl लेंगे तो H क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये इसके पास लॉन्ग पेयर है, ये इस H पे अटैक करके क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 COH प्लस और CH2H। क्या मैं इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जो Cl नेगेटिव है वो इस पे अटैक कर देगा और उसको HCl में बाहर कर देगा। इससे तुम क्या जनरेट करते हो, इससे ये जनरेट करते हो, देखना OH प्लस और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा और तुमने जनरेट क्या कर दिया, तुमने क्या जनरेट किया स्टूडेंट्स, तुमने जनरेट कर दिया इनोलेट आयंस। क्या जनरेट किए, इनोलेट आयंस जनरेट कर दिए, क्लियर है। अब देखो, अब सेकेंड लेंगे हम लोग अगला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जो इनोलेट आयंस है CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड CH2, जानते हो इनोलेट आयंस क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब इस सेकेंड मॉलिक्यूल्स पे जो अटैक करेगा, देखो यही डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा, जो अटैक करेगा ये किस पे अटैक किया है, प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे। किस पे अटैक किया है, ये जो कंपाउंड है ये प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो बेस में क्या था, इनोलेट आयन अटैक किया था कार्बोनाइल पे, इसमें कहां अटैक कर रहा है, प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, ये यहां से टूट जाएगा, फिर यहां पे जो लॉन्ग पेयर है ये बैक आ जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा CH3COH और यहां पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पे CH2, ठीक है, अब CH2 और यहां पे देखो COH है, ठीक है ना। अब यहां पे CH3 और CH3 है, देखो समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, ये क्या हुआ, ये पूरी तरह से इस तरह से कंपाउंड बना, ये बैक आ गया, ये बैक आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यहां से H यहां पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH H और CH3 CH3। अब देखो, अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, ये तुम्हारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या मैं ऐसे लिख दूं, एक ऐड करके, तुम्हारे पास क्लोरीन है, एनायंस है, एक न्यूक्लियोफाइल्स है, ये इस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा देखो क्या होगा। अच्छा यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, लॉस भी तो होगा, यानी अब देखो यहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, यहां पे भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन डिहाइड्रेशन का लॉजिक क्या है, उससे अलग लॉजिक है। वहां पे OH अटैक किया था, ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव और C कैटायंस CH3 CH3 बना। अब देखना स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या होता है कि इस पूरे पार्ट में तुम क्या समझोगे कि अब वहां क्या बन रहा है, CH3, ठीक है। अब देखो कैटायंस है, अभी मैं क्या कहा था, कैटायंस बनेगा तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, देखिए। अब तुम एक चीज बता दो कि इससे एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म तुम्हें क्या समझ में आ गया, एक कि यहां पे जो डिहाइड्रेशन होगा उसमें इवन मैकेनिज्म होगा बिकॉज़ कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। सेकंड तुम्हें समझ में आ गया कि जो इनोलेट आयंस है वो अटैक करेगा प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल पे, प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब तुम्हें दो तीन लॉजिकल क्वेश्चन है बता दो, ठीक है।
चलो अब उससे तुम्हें मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आ गया है कि नहीं। चलो अब वो लॉजिकल क्वेश्चंस क्या है, जहां तुम समझे होंगे मैकेनिज्म तो पक्का अच्छे से बता दोगे, ठीक है। अब ये क्या है, इस मैकेनिज्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। तो अब देखो उस मैकेनिज्म से रिलेटेड में क्वेश्चंस क्या आएगा, तुम्हें बताना है कि वो क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलो एक तो इसका बताओ, चलो एक इसका बताओ कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH है, मैं एमसीक्यू नहीं दे रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा। अब इसका तुम बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइल्यूट NaOH है और वाटर है। अब तुम बताओ क्या बनेगा। फर्स्ट तो ये ले लिया 2 मोल्स ले, सेकंड में ये ले रहा हूं कि CH3 है, CH2 है, CH3 है, H है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। अब तुम ये बता दो कि ये रिएक्शन एल्डोल में जाएगा, एल्डोल रिएक्शंस, एल्डोल एडिशंस है, ठीक है, एल्डोल एडिशंस है। सेकंड है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। थर्ड बोथ और फोर्थ है नॉन। अब तुम जरा सोच के बताओ इस दोनों का क्या बनेगा प्रोडक्ट। सोच लिए, पॉज करो, अच्छे से सोच के बताओ। चलो अब हम चलते हैं यहां पे 2 मोल्स में। तो अब मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, डायरेक्टली जा रहे। देखो तुम जानते हो ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब क्या करेंगे, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O है। अब सेम मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या लिख सकता हूं इस तरह से H2CH, ठीक है। देखो H2CH CH डबल बॉन्ड CH, अब यहां स्पेस लिए तो C डबल H लिख देता हूं। चलो ये देखो यहां पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अब जब देखो क्या हुआ, OH2 बाहर चला गया तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। तो देखो अब क्या होगा, एक तो ये बन गया प्रोडक्ट, एक तुम्हारा एक ये है प्रोडक्ट भी, मतलब एक अल्कीन ये, एक अल्कीन ये और एक अल्कीन ये। तो अब इससे क्या हुआ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH ऑल 3 C डबल बॉन्ड OH, बताओ बनेगा, चल आ गई। अच्छा अब इसमें बताओ क्या ये इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। देखो तुमने पढ़ा है बेस कैटलाइज्ड एल्डोल में, ये मैंने एग्जांपल दिया था किसका, बेस कैटलाइज्ड, मतलब बेस लिया है H2O के साथ, तो मैंने ये दिया है। तो तुम क्या पढ़े, बेस कैटलाइज्ड एल्डोल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन तो इसमें जाएगा, एल्डोल में जाएगा, कंडेंसेशन में नहीं जाएगा, कि कंडेंसेशन के लिए एक और हाइड्रोजन चाहिए जो यहां पे नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स एक और बात समझ में आप रख लो कि जो डिहाइड्रेशन होता है हमेशा डिहाइड्रेशन नहीं होगा, वो कार्बोनिल कंपाउंड है। वहां पे मैं बात कर रहा हूं एल्डोल का, जो तुम डिहाइड्रेशन पढ़े थे, तो कार्बोनिल कंपाउंड इनहेंस करता है डिहाइड्रेशन को, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि एल्डोल में डिहाइड्रेशन ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आई होप तुम्हें ये सारे चीज समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे रेट्रो एल्डोल और अलग टाइप का कुछ और मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, एसीटोन का भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो आई होप तुम्हें समझ में आ गया है, और यदि आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।